आदेश और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा वेब टेक्नोलॉजी है यूजिंग नेटबीन्स हम किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर सर्वलेट फाइल ऐड करते हैं, जेएसपी ऐड करते हैं, एचटीएमएल ऐड करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने स्टार्ट किया था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, द कंप्लीट स्क्रीन आई एम शेयरिंग। इसके अंदर मैं बता रहा था आपको, फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे जाके आपको अगर आप जावा सेलेक्ट करते हैं तो आपको जावा एप्लीकेशन कोर जावा की बनेगी। अगर आप चाहते हैं वेब एप्लीकेशन बनाना तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जावा वेब। यहाँ पर जाइए, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, यहाँ पे नाम दे दीजिए और यहाँ पर देना होता है आपको पाथ। अब इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपको कोई फ्रेमवर्क तो यूज नहीं करना, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग या फिर स्टड्स, जो कि अभी हमें नहीं करना। आप फिनिश कर दोगे, आप यहाँ से पाथ चेंज कर सकते हो, आपका एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके अंदर बात करते हैं अब हमारी फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोजेक्ट का, जिसमें देखिए सबसे पहले फोल्डर आ रहा होगा वेब पेजेस और दूसरा फोल्डर आ रहा होगा सोर्स पैकेज। उसके बाद एक फोल्डर आ रहा है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के अंदर आपका सर्वर ऐड होता है, आपका जेडीके कौन सा कंपाइल है जो इससे अटैच हो रखा है वो आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर आपका जो सोर्स पैकेज है इसमें जावा की फाइल आती हैं सारी। और ये जो वेब पेजेज वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आप HTML, JSP, CSS, जावास्क्रिप्ट वो सब आप इस फोल्डर के अंदर रखते हो। ये जो सोर्स पैकेज है इसके अंदर आप ये जो देख पा रहे हो जहां मेरा कर्सर है, अभी जहां लिखा हुआ आ रहा है डिफॉल्ट पैकेज, ये पैकेज का कॉन्सेप्ट होता है। आप खुद के अपने पैकेज भी बना सकते हो। जब भी आप कोई नई क्लासेज अलग कैटेगरी की बनाते हो तो आप पैकेज बना लेते हो। पैकेज अगर आप लोगों ने कोर जावा नहीं पढ़ी है तो फिर आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसके अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा पैकेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। पैकेज का मतलब होता है सिमिलर टाइप की क्लासेज को एक साथ ग्रुप कर देना। तो हम एक जैसे पैकेज में एक जैसी क्लासेज रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम पैकेज बनाते कैसे हैं। अगर आपको नया पैकेज बनाना है तो आप इस सोर्स पैकेज पे जाइए, यहाँ से न्यू पैकेज आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए मेरे एडिटर के अंदर सब तरीके की फाइल क्रिएट करने की परमिशन मुझे आ रही है, सर्वलेट, जेएसपी, जेफ्रेम, फॉर्म, क्योंकि मैं कोर की भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, कोर जावा की, और मैं एडवांस जावा की फाइल्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं रिपोर्ट भी इवन क्रिएट कर सकता हूँ, जो जावा का यूज करके हम रिपोर्ट बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं जेस्पर रिपोर्ट। वो भी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, मेरे सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है, तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, वो आपके यूज का नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है जो जो चीजें आपने अपने एडिटर में इंस्टॉल कर रखी हैं वो यहाँ पर फाइल क्रिएट करने की परमिशन आपको आ जाएगी। अब बात करते हैं कि हम कोई भी नई फाइल HTML या JSP या सर्वलेट ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। आपको वो कैटेगरी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ब्राउजर रिलेटेड फाइल, आप यहाँ पर वेब पेजेस पे जाइए, राइट क्लिक करिए, फाइल क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लो मुझे सपोज JSP लेनी है या मुझे HTML लेनी है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे सर्वलेट लेना है तो मैं फिर उस पैकेज पे जाकर करूँगा किस पैकेज के अंदर मुझे वो डालनी है। तो ये होता है तरीका। HTML का आपको पता होगा, HTML के अंदर हम HTML कोई भी फाइल होती है उसके अंदर हम HTML का कोड लिख सकते हैं, या फिर हम CSS, जावास्क्रिप्ट ये कोड भी उसके अंदर लिख सकते हैं। हालांकि CSS, JS बेटर अप्रोच ये होती है कि आप एक्सप्लिसिटली किसी और फाइल के अंदर रखिए जो आपकी प्योर सपोर्टेड फाइल होती हैं। जैसे CSS फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .css, जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .js। तो आप उनको एक अलग फोल्डर पर ही रखिए, ये बेटर अप्रोच होती है। अब बात करते हैं कि अगर मैंने index.html, ये बाय डिफॉल्ट फाइल क्रिएट होती है, ये कल मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है जब आप URL खोलते हो अपने ब्राउजर का, अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हो, तो अगर आप उसके आगे किसी भी फाइल का नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल रन हो जाती है। जैसे ही मैंने ये नेटबीन्स ओपन किया है इसका मतलब मेरा सर्वर रन हो रहा है। सर्वर रन कैसे होगा, जैसे ही मैं किसी फाइल को क्रिएट करूंगा, रन करूंगा, तो जब मैं इस फाइल को यहाँ पे करूंगा रन सपोज, तो मेरा सर्वर स्टार्ट होगा। पहले टॉमकैट का सर्वर इस प्रोजेक्ट के साथ बंडल्ड है, वो रन होगा और मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उस ब्राउजर में जो मेरा लोकल होस्ट है उस सर्वर के ऊपर मेरी ये फाइल रन हो जाएगी, वहां पर मुझे पोर्ट नंबर भी आएगा, ये सारी चीजें मुझे वहां पर डिस्प्ले होंगी। तो किस तरीके से रन कराते हैं वो देख लीजिए। हम यहाँ से ब्राउजर भी बदल सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था। मेरे लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेट से मैंने इसको कर दिया क्रोम। अब देखते हैं कि हमारी फाइल क्रोम में ओपन होगी, तो मैं इसको करता हूँ रन फाइल।
जैसे मैं रन फाइल करूंगा आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है और इसके नीचे आपको सर्वर स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यानी ये मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया और अब देखिए आपका सर्वर स्टार्ट होगा और आपका कंट्रोल सीधे ट्रांसफर हो जाएगा आपकी ब्राउजर की विंडो की तरफ। तो वो किस तरीके से होगा वो अभी लाइव हम देख लेते हैं। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया। ये लिखा हुआ है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर है उसका 8084, ये पोर्ट नंबर आप चेंज कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है और उसके बाद आपकी डिफॉल्ट फाइल ऐड हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इसी तरीके से अगर देखिए अगर आप यहाँ पर जो लोकेशन है यहाँ पर index.html भी नहीं देते, सपोज सिर्फ इतना देते हो तो भी यही फाइल बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगी, यानी इंडेक्स वाली फाइल डिफॉल्ट फाइल होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फाइल होती है जो डिफॉल्ट अपने आप रन हो जाती है उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, तो आपको बताना है इंडेक्स। अगर ये HTML फाइल नहीं होती यहाँ पर, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब आप देखोगे मैंने यहाँ से डिलीट कर दी और अब मैं इसी URL को फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वो आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको इंडेक्स नाम की डिफॉल्ट फाइल नहीं मिली और दूसरी फाइल हमारे पास अवेलेबल है newJSP.jsp, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो किस तरीके से देते हैं हम उसका, अगर मैं पाथ दूंगा तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ newJSP.jsp। अब आप देखोगे तो आपकी JSP वाली फाइल रन हो गई, यानी इसका मतलब ये जो ऊपर एड्रेस बार में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं URL। ये URL है। URL आप जानते होंगे, URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिफॉर्म लोकेशन होती है। यहाँ इसके अगर आप ब्रेक करो उस पूरे स्ट्रक्चर को, लोकल होस्ट मतलब आपका जो सर्वर है वो लोकल है, लोकल मशीन पर है। अदरवाइज आपको IP एड्रेस देना होता है या फिर डोमेन। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो आपको लिखना पड़ता है www.facebook.com, उसके आगे का URL वो खुद बना देता है। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ये मेरा पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर आप बदल सकते हो और उसके अंदर ये फाइल मैंने ओपन करी है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। अब बात करते हैं कि हमने नई फाइल बना के आपको दिखा दी थी। अगर मैं इस फाइल को डिफॉल्ट बनाना चाहता हूं तो मैं इसको कर लेता हूं रीनेम और इसका नाम दे देता हूं इंडेक्स। अब देखिए ये फाइल डिफॉल्ट फाइल बन जाएगी। अब अगर मैं URL के अंदर, यहाँ पर आप देखिए इस URL के अंदर अगर मैं सपोज इसका नाम नहीं देता हूं, मैं यहाँ से newJSP.jsp हटा देता हूं, तो आप देखिए अब वो फाइल डिफॉल्ट फाइल बन चुकी है और वो रन हो गई। इसका मतलब इंडेक्स नाम की फाइल एक डिफॉल्ट फाइल होती है जो आपको अपनी डायरेक्टरी के अंदर रखनी होती है, जिससे अगर यूजर ने कोई भी URL में पाथ नहीं दिया तो वो फाइल बाय डिफॉल्ट रन हो जाती है। आप इसके अंदर मल्टीपल फाइल भी बना सकते हो। जैसे मुझे एक और JSP बनानी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, सपोज मैंने नाम दे दिया JSP1। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको फिनिश और अब आप देखिए एक फाइल और क्रिएट हो जाएगी उसी लोकेशन पे JSP1। मैं कुछ भी कोडिंग कर सकता हूँ। अब बात आती है कि जो हमारी JSP फाइल होती है उस फाइल के अंदर हम कोडिंग क्या कर सकते हैं। तो देखिए जो ऊपर का कंटेंट है ये है आपका कमेंट, आप इसको चाहो तो हटा सकते हो और चाहो तो आप इसको रहने दो। कुछ नेसेसरी कमेंट होते हैं, कोडिंग होती है, उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है @पेज, अभी आपको उसका बेसिक नहीं पता तो आप उसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर आप इस फाइल को रन कराना चाहते हैं तो आप इस फाइल को सेव कर दीजिए, आप चाहो तो इसको रन कर सकते हो या बाय डिफॉल्ट आप इस फाइल का URL वहां पे पास करोगे तो भी ये फाइल रन हो जाएगी। इसका नाम है JSP1। तो मैं देखिए उसी URL में जाकर दे देता हूं यहाँ पर JSP1.jsp। अब आप देखोगे तो जो आपका JSP1 का कोड था वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, यानी आपको कंपाइल वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको URL में आप जाके उसका पाथ दीजिए और वो फाइल आपकी रन हो जाएगी। अब बात आती है कि JSP के अंदर हम कर क्या क्या सकते हैं। JSP जो फाइल होती है उसके अंदर हम क्या क्या कोडिंग कर सकते हैं। तो JSP के अंदर आप HTML का सारा काम कर सकते हो। HTML का सारा काम कर सकते हो, जो आपको फॉर्म बनाना है, जो भी काम करना है आपका HTML का सब कुछ। HTML CSS को सपोर्ट करती है इसलिए JSP भी करती है। JSP की फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेज। तो HTML वाले सारे काम हमारी JSP करती है, प्लस आप जावा भी लिख सकते हो। अगर आपको JSP के अंदर जावा की कोडिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया JSP हमारी ऐसी फाइल है जो HTML को तो सपोर्ट करती है, साथ में जावा को भी सपोर्ट करती है। और ये इसके अंदर हमें पूरी प्योर जावा की तरह से कोडिंग नहीं लिखनी होती, बहुत ही आसान कोडिंग होती है, इसलिए हम JSP का यूज कर लेते हैं।
लेकिन हम जो मेनली बिजनेस लॉजिक है हमारा, जो हार्ड कोड है, वो हम जेएसपी में नहीं करते, वो हम करते हैं सर्वलेट के अंदर। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। बट हम जेएसपी में अगर जावा की कोडिंग करनी है तो किस तरीके से करते हैं, एचटीएमएल की करनी है तो किस तरीके से करते हैं। अब सपोज इस फाइल के अंदर ये पूरी लिखी हुई है फाइल, यहाँ से मेरा एचटीएमएल स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मेरा खत्म हुआ। अब कहीं पर भी मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये मेरा जो पार्ट है वो एचटीएमएल का पार्ट माना जाएगा। मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया लेट्स से सेंटर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो। तो अब आप देखोगे ये सेंटर के अंदर हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सेव करना है और वो यूआरएल फिर से रिफ्रेश करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ गया। तो यानी जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मेरा माना जाएगा एचटीएमएल, एचटीएमएल की तरह से ट्रीट होगा, एचटीएमएल की प्रॉपर्टी की तरह से वो ट्रीट होगा। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसी फाइल के अंदर जावा का कोड लिखना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जावा का कोड लिखने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट लेट का यूज करना होता है। आपको पहले ही आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट नंबर पे, उस टैग को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट लेट। ये मेरा स्टार्टिंग हुआ और ये मेरा हुआ क्लोजिंग। इसका मतलब यहाँ से आपका जावा का कोड स्टार्ट हो गया और यहाँ तक आपका जावा का कोड रहेगा। इसके बाद फिर से आपका जो आउटर वाला पार्ट है वो फिर से एचटीएमएल के लिए रिजर्व हो गया। यानी आप सिर्फ इस पार्ट के अंदर आप जावा का कोड लिख सकते हो। जावा का कोड किस तरीके से लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये सेंटर वाला जो काम मैंने एचटीएमएल में किया था वो मुझे जावा के अंदर करना है। तो जावा के अंदर पहली कमांड होती है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो कोर जावा के अंदर तो आपको पता ही था कंसोल पे दिखाने के लिए होती थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेकिन जेएसपी के अंदर दिखाने के लिए होती है आउट डॉट प्रिंट। आप सिर्फ इतना लिखोगे दिस इज जावा जेएसपी कोड, सपोज मैंने ये लिखा। तो अब आप देखोगे, एक सेकेंड, अब आप देखोगे तो ये कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यानी कि कोड कुछ भी हो, देखो हमारे डिफरेंस क्या हुआ जेएसपी के अंदर, अगर आपको याद हो, अगर हम कोर जावा के अंदर कोडिंग लिखते थे तो मैंने आपको बताया था क्लास आपको बनानी ही बनानी है, मेन आपको बनाना ही बनाना है, वो सब कुछ जेएसपी के अंदर जरूरी नहीं है। अगर मुझे सिर्फ एक प्रिंट करना था तो मैंने सिर्फ इतना लाइन का कोड लिखा आउट डॉट प्रिंट दिस इज जावा जेएसपी कोड। अब चलिए कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं रन। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया पेज को, अब आप देखोगे फिर से वही आउटपुट आ गई दिस इज जावा जेएसपी कोड। इस लाइन के अंदर उसने कोई एरर क्रिएट नहीं करी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मुझे एक लाइन और प्रिंट करनी है तो मैं दोबारा से लिख सकता हूं आउट डॉट प्रिंट दिस इज अनदर लाइन। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि क्या मैं सिर्फ ये जो आपका आउट डॉट प्रिंट है क्या मैं सिर्फ यही चला पाऊंगा, या फिर मैं इसके अंदर जो प्योर जावा की कोडिंग होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन करना, लूप लगाना, इफ एल्स लगाना, क्या वो भी मैं यूज कर पाऊंगा। तो बिल्कुल आप यूज कर पाओगे। देखिए पहले इसको देख लेते हैं, एक बार इसके आउटपुट को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, अब आप देख रहे होगे दोनों लाइन क्रिएट हो गई। लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि पहली लाइन के साथ ही दूसरी लाइन भी उसी लाइन में क्रिएट हुई है, सेकेंड लाइन में वो नहीं गई। इसका मतलब हो गया कि आउट डॉट प्रिंट के बाद आपका कर्सर उसी लाइन में एग्जिस्ट करता है, आपका नई लाइन में कर्सर नहीं गया। अगर आप चाहते हो आप नई लाइन में जाए तो आपको HTML के टैग का सहारा लेना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस लाइन के अंदर इस लाइन को मैं नेक्स्ट लाइन में चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि HTML किस तरीके से उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो मुझे पता है वो BR टैग से नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। इसका मतलब हुआ डबल कोट्स में मैं BR लगाऊं तो फिर ये लाइन नई लाइन में चली जाएगी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था कि अगर मैं डबल कोट्स में कुछ भी लिखता हूं तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, लेकिन BR एज इट इज प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो HTML का टैग था। इसलिए जावा क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये कोई HTML का टैग तो नहीं है, और अगर वो HTML का टैग है तो उसको वो प्रिंट नहीं करता बल्कि उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं रन। इसको मैं रिफ्रेश सेव कर दिया और अपने पेज को करता हूँ फिर से रिफ्रेश। अब आप देखोगे जो सेकेंड लाइन थी वो नई लाइन में चली गई। अब बात करते हैं कि हम क्या इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, इफ एल्स, लूप सब कुछ हम कर सकते हैं क्या। तो हम बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था तो मैंने लिखा सिर्फ इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20। अगर मुझे इसका सम करना था तो मैंने लिख लिया c इज इक्वल टू a प्लस बी। और अगर मुझे इन सब को प्रिंट करना है तो मैं लिख सकता हूँ आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज सम इज, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ लेट्स से सम इज
प्लस करके मैं कॉन्केटिनेट करूंगा सी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये वेरिएबल तो मुझे दिखाई नहीं देंगे डिक्लेयर करे हुए, लेकिन सम वाला जो मैसेज है वो मुझे दिख जाएगा। तो चलिए इसको मैं कर लेता हूँ सेव और अपने पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे होंगे आपको आउटपुट मिल गई सम इज 30। इसका मतलब इस जीएसपी के जो स्क्रिप्टलेट का टैग है इसके अंदर आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हो, लेकिन हम जनरली इसको व्यू की तरह से यूज करते हैं। यानी अगर आपका कोई डेटा डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद वगैरह डेटाबेस से आएगा तो वो आने के बाद आपको व्यू में किस तरीके से दिखाना है। छोटा मोटा लॉजिक आपको जावा का लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप स्क्रिप्टलेट का यूज कर सकते हो। अब आपकी क्वेश्चन आएगा मन में कि क्या ये स्क्रिप्टलेट हमारे पेज के अंदर एक बार ही यूज हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसके बाहर यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करूंगा, दिस इज HTML कंटेंट, तो ये HTML कंटेंट माना जाएगा। लेकिन फिर से मुझे अगर JSP का कोड चाहिए यानी जावा का कोड चाहिए तो मैं दोबारा से स्क्रिप्टलेट लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से इसको क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से आउट लिख देता हूँ, out dot println this is another scriptlet, राइट। कंटेंट जो भी मैंने लिखना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट। अगर मैं println भी लिखूंगा तब भी ये नई लाइन नहीं मानेगा, तब भी ये आपको उसी लाइन में दिखाएगा। नई लाइन के लिए मुझे पता है मेरे को br का यूज करना पड़ेगा। तो br किस तरीके से करते हैं हम, इस तरीके से। अगर मुझे इस लाइन को प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक करना था तो मैं यहाँ पर लास्ट में br का टैग दे सकता हूँ। अब चलिए इसको मैंने सेव कर लिया और अब हम देख लेते हैं क्या करेगा ये। देखिए पहले उसने लिखा सम इज 30, उसके बाद जो लाइन लिखी हुई थी दिस इज HTML कंटेंट, ये जस्ट इसकी वजह से आया ये। तो इसमें मुझे कोई आउटडॉट प्रिंट वगैरह लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो था वो आपका नॉर्मल एचटीएमएल था। और नॉर्मल एचटीएमएल आपको पता है अगर आप एज इट इज लिख देते हो तो भी वो उसको कंटेंट मानता है। अगर आप टैग लगा के लिखते हो तो उस टैग की फॉर्मेटिंग उस कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो इससे आपके मन में कंफ्यूजन था कि अगर हम जो हमारा स्क्रिप्टलेट है वो कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, वो आप अपने पेज के अंदर कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, जब मैंने यहाँ पे ये सेकंड लाइन लिखी है, क्या इसके साथ में ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ? ये देख लेते हैं। प्लस सेकंड वैल्यू यहाँ पे लिखा मैंने और मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा। क्या मैं सेकंड मैसेज के अंदर, आप देख पा रहे होगे कि सेकंड मैसेज के अंदर मैंने पहले वाले स्क्रिप्टलेट में जो वेरिएबल डिक्लेयर करे थे वो भी मेरे यूज हो गए। इसका मतलब ये जो वेरिएबल मैंने इस स्कोप के अंदर बनाए थे उनका स्कोप आगे पेज तक भी कंटिन्यू है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया स्क्रिप्टलेट यानी जावा के अंदर जावा की कोडिंग हम जेएसपी के अंदर किस तरीके से करते हैं और HTML की पूरी कोडिंग किस तरीके से करते हैं। अब इसी के अंदर अगर सपोज मुझे CSS भी लगानी है तो आपको जैसे HTML में लगाते हो वैसे ही लगा सकते हो। CSS लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे स्टाइल बंद कर दिया और इसके अंदर आप CSS लगा सकते हो। CSS कैसे लगाते हैं आप लोगों को पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बॉडी के ऊपर लगानी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी, और बॉडी के ऊपर क्या प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सपोज बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉलन में सपोज पिंक, लेट्स से। ये होता है CSS लगाने का तरीका। तो इसी फाइल के अंदर CSS लगा सकते हैं या फिर हम एक्सटर्नल CSS भी बना सकते हैं जिसको हम इंपोर्ट कर पाएंगे। चलिए इसको रन कर लेते हैं। मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखोगे तो पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर हो गया पिंक। वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर CSS लगा दी। उसी तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट भी लगा सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं आपको पता होगा, सिर्फ लिखना होता है स्क्रिप्ट और उसके बाद हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को कर देते हैं क्लोज। हाँ, यहाँ पर हमारा स्टाइल के अंदर नहीं लिखेंगे, स्टाइल से बाहर लिखेंगे। तो मैं स्टाइल के बाद लिख रहा हूँ उसको यहाँ पर। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर हम कोई फंक्शन भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं फंक्शन, सपोज मैंने फंक्शन बनाया F1, उसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ भी कोड लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अलर्ट दिस इज जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, राइट। इस फंक्शन को हमें कॉल कैसे कराना है वो आपको डॉम की इवेंट पता होंगी तो आपको इजीली आप कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉडी के साथ जैसे ही मेरा पेज लोड हो यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इवेंट दे सकता हूँ ऑन लोड इक्वल टू, क्या नाम बनाया था हमने F1 सपोज, तो वो नाम हम दे देंगे। ये तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाने का। ये हमारा F1 नाम का फंक्शन था, उसको मैंने इवेंट पे दे दिया ऑन लोड। ऑन लोड मतलब जैसे ही मेरा पेज ओपन होगा ये फंक्शन मेरा चल जाएगा।
अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा, पेज ओपन होने से भी पहले आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा दिस इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा CSS है वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि इसी पेज के अंदर हम CSS और जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं और जावा का कोड भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जो HTML का काम है सारा, जिसमें हम फॉर्म बनाते हैं, HTML टेबल बनाते हैं, वो सारी चीजें बनाते हैं, वो सारी चीजें भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं पेज को मैंने सेव कर लिया और फिर से करता हूँ रिफ्रेश अपने पेज को। अब आप देख पाएंगे कि 1 सेकेंड, वो हमारा कॉल नहीं हुआ। देखते हैं क्या इशू है, जो अगर अदरवाइज हमारा जो अलर्ट का मैसेज है वो आ जाना चाहिए था। फंक्शन F1, दिस इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन अलर्ट के अंदर, और हमने यहाँ पर कॉल किया है ऑन लोड इक्वल टू F1। 1 सेकेंड, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, ये क्यों नहीं रन हुआ। फंक्शन F1 अलर्ट, ओके, ये हमारी ब्रैकेट गलत है। यहाँ पर हमने उसको 2 जगह क्लोज कर दिया था, इसलिए एक एरर थी। एरर थी तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। आप करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख रहे होगे सबसे पहले ही मेरे पास ये पॉपअप मैसेज आ गया, दिस इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो आप यानी जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हो इसी फाइल के अंदर, और CSS को भी ऐड कर सकते हो। तो ये था तरीका जिसमें मैंने आपको बताया। ओके, सो लास्ट सेशन में मैंने बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि JSP की फाइल के अंदर किस तरीके से हम CSS, ये देखिए मैंने स्टाइल लगाया था, इसका मतलब उसी फाइल के अंदर मैंने CSS लगा ली और उसी के अंदर मैं JS भी लगा सकता हूँ बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग, और उसी फाइल के अंदर मैं HTML लगा सकता हूँ, उसी फाइल के अंदर मैं जावा का कोड भी लगा सकता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और बताया था आपको कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स आप अपना स्क्रिप्टलेट यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, और आपके वेरिएबल का स्कोप भी पूरे पेज के अंदर रहता है। तो यहाँ पर मैंने वो सब चीजें आपको करके दिखाई थी। अब बात करते हैं, क्या हम एक HTML पेज से JSP को कनेक्ट कर सकते हैं, या एक JSP दूसरी JSP से कनेक्ट हो सकती है। क्या हम अगर कोई कंट्रोल HTML के अंदर बनाते हैं तो क्या वो कंट्रोल की वैल्यू हम अगले पेज पर ले सकते हैं। तो चलिए ये सब समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पेज के अंदर एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से HTML टाइप का। यहाँ पे मैंने लिया, सपोज हम HTML क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अदर कैटेगरी में जाएंगे, हमें यहाँ पर वो फाइल मिल जाएगी HTML की, HTML5 जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ले लिया HTML5। अब यहाँ पे कर देंगे हम नेक्स्ट, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम ले रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, सपोज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। अब मैं करता हूँ, तो ये मेरी फाइल बन गई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। तो फॉर्म बनाते हुए आप देखोगे, मैं ये डिव हटा देता हूँ पहले तो, और यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म आपको पता होगा किस तरीके से बनाते हैं। अगर फॉर्म बनाने में आपके इश्यूज हैं तो मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आप फॉर्म बनाने के तरीके सीख सकते हो, फॉर्म के अंदर की सारी डिटेल आप सीख सकते हो। तो फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, हम फॉर्म एक्शन में जिस पेज पे हम जाना चाहते हैं उसका नाम दे देते हैं। तो अब हम किस पेज पे जाना चाहते हैं, जो मेरी फाइल का नाम है JSP का, उसका नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा JSP1.jsp। उसके बाद यहाँ पर हम मेथड भी लिख सकते हैं। मेथड का मतलब होता है हम या तो गेट देते हैं या फिर पोस्ट देते हैं। अगर कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो गेट माना जाता है। तो सपोज अभी हम कुछ नहीं देते और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म क्लोज हो गया मेरा। अब इस फॉर्म के अंदर मैं कुछ कंट्रोल बना लेता हूँ। कंट्रोल किस तरीके से बनाऊंगा, जैसे सबसे पहले मैं एक टैग लगा देता हूँ, सपोज सेंटर, यानी जो भी मेरे कंट्रोल बनेंगे वो सेंटर में बनेंगे। और अभी मैं इसके लुक एंड फील पे उतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है आपको कोडिंग से अवेयर करना। तो चलिए मैं यहाँ पर सेंटर में एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, लेट से पहला फील्ड मैंने रखा रोल नंबर, उसके बाद उसके आगे मैं टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ। तो कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने का तरीका होता है। यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं, नेम इज इक्वल टू सपोज रोल। अब ये नेम का क्या रोल है अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अगर आप HTML पढ़ोगे उससे पूछोगे कि नाम रखो, तो वो कहेगा नाम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कोडिंग करोगे तब आपको समझ आएगा कि नाम का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने बना दिया, उसके आगे लिखा होगा रोल नंबर। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी हम बना देते हैं, सपोज इसके आगे लिख देते हैं हम नेम। तो हम इसका नाम भी बदल देते हैं, ये था रोल नंबर और इसका नाम मैं कर देता हूं सपोज नेम।
इसी तरीके से हम एक और फील्ड बना लेते हैं जिसमें मैं चाहता हूं ड्रॉप डाउन बनाना। तो देखिए ड्रॉप डाउन किस तरीके से बनाते हैं। सपोज मैंने लिया कोर्स फील्ड, इसके आगे मैं चाहता हूं ड्रॉप डाउन, तो ये लिखा मैंने सेलेक्ट। सेलेक्ट से आपको पता होगा ड्रॉप डाउन बनता है, और सेलेक्ट के अंदर आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो। तो ऑप्शन किस तरीके से ऐड करते हैं, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे दे दी BCA, मैंने दे दी यहाँ पर, और आपको पता होगा ऑप्शन के बाद जो डिस्प्ले होता है वो हमें यहाँ पर लगाना होता है, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया। यानी पहला ऑप्शन क्रिएट होगा, अगर आप इस पे डिस्प्ले जो होगी वैल्यू वो ये BCA होगी, और जो सेलेक्ट करने पे जो मिलेगी वो ये मिलेगी जो मैंने यहाँ पर वैल्यू में लिख रखी है। तो एक ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया, इसी तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शन इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया BCA और दूसरा कोर्स मैंने दे दिया MCA। उसी तरीके से मैंने एक और कोर्स दे दिया सपोज BTech, और यहाँ पर भी वैल्यू में इनकी बदल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया MCA, यहाँ पे मैंने कर दिया BTech। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन हमारा किस तरीके से क्रिएट होता है। तो अगर इस पेज पे यूजर सबमिट करेगा इस फॉर्म को, तो मेरा कंट्रोल चला जाएगा किस पेज के ऊपर, इस JSP पेज के ऊपर। अब देखिए सबमिट कैसे करेगा, इसके लिए इसको एक बनाना पड़ेगा बटन। तो हम बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और बटन का टाइप हमें रखना पड़ेगा सबमिट, राइट। इस बटन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं, सपोज ओके, लेकिन मुझे उस बटन पे जो वैल्यू दिखानी है वो हमें लिखना होता है वैल्यू के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट, ये मेरा बटन बन गया। इस बटन को अब हम इस पेज को ओपन करके देख लेते हैं पहले तो, कि क्या मेरा कोई इस तरीके का पेज बना है। और एक काम और कर लेते हैं, रोल नंबर, नेम, कोर्स, ये सारे फील्ड एक लाइन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BR, यहाँ पर भी BR, यहाँ पर भी BR, जब मेरा कोर्स खत्म हुआ उसके बाद भी BR, जिससे मेरा बटन जो है वो भी नई लाइन में आए। एक बटन और बना लेते हैं, और उस बटन का टाइप रख देते हैं रीसेट। तो रीसेट आपको पता होगा जो बटन को, जो आपका पेज है उसको ब्लैंक कर देता है। इसका नाम रख दिया मैंने कैंसिल, और इस बटन का जो वैल्यू है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कैंसिल। तो दो बटन बन गए होंगे। ये सबमिट टाइप का बटन है, यानी जब इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज इस पेज पे चला जाएगा जहां आपने एक्शन दे रखा है। ये होता है फॉर्म बनाने का तरीका। आई होप कि ये फॉर्म बनाना आपने HTML में सीखा होगा। नहीं सीखा तो मैंने आज बता दिया। और डिटेल में कौन कौन से कंट्रोल होते हैं मैं आपको ट्यूटोरियल के लिंक शेयर कर दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो फॉर्म बनाने की सारी डिटेल्स। तो चलिए इसको पेज को अब रन करते हैं। तो अभी हम रन करेंगे हमारा जो ये करंट वाला पेज है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन .html। तो क्या करूंगा मैं, अब मैं आपको पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ जहां से आपको वो मेरा ब्राउजर भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जाके मैं देखिए इसका URL की जगह वो नया वाला URL दे दूंगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन .html। आई थिंक ये लिंक था, अगर ये ठीक है तो पेज ओपन हो जाएगा, नहीं ये लिंक नहीं है तो ये एरर दे दी उसने। तो शायद मुझे लग रहा है स्टूडेंट मैंने पूरा लिखा होगा, और अगर इस बार भी सही नहीं चला तो मैं फिर से देखूंगा अपना पाथ। देखिए ये मेरा सही था लिंक, तो ये मेरा पूरा पेज ओपन हो गया। अब इसके लुक एंड फील पे मत जाना, ये आप CSS से या फिर इसकी जो अट्रैक्टिव है वो आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही काम कर लेता हूँ, बस कोर्स के नीचे यहाँ पर मैं 2 BR दे देता हूँ जिससे एक लाइन का गैप और आ जाए। अब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कोर्स नीचे आ जाएगा, बटन को भी हम नीचे ले आते हैं। चलो तो बटन के भी पहले मैं 2 बार BR लगा देता हूँ। चलिए अब कोई बात नहीं, इसका लुक एंड फील हम बाद में अच्छा कर लेंगे। यहाँ पे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे नेम डालना है, यहाँ पे मुझे कोर्स सेलेक्ट करना है कोई सा भी, और फिर मुझे सबमिट। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया 1 2 3 4, नेम डाल दिया मैंने राहुल, और कोर्स डाल दिया मैंने सपोज BTech। अब मैं करूंगा सबमिट। तो सबमिट करने पे क्या होगा, आपका कंट्रोल जो है, अभी ये वाला पेज खुला था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन .html, ये कंट्रोल आपका चला जाएगा दूसरे पेज के ऊपर जहां पर है आपका कौन सा JSP वाला पेज। लेकिन उस पेज पे जो ऑलरेडी काम हो रखा था वही होगा, क्योंकि इन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमने कोई कोडिंग वहां पर ऐसी नहीं लिखी है। तो मैं कर रहा हूं सबमिट। अब आप देखेंगे वही पेज मेरा ओपन हो गया,
और लिखा हुआ आ गया वही कंटेंट जो हमने उसमें पहले से लिख रखा था। लेकिन अब आपको एक फर्क आया होगा कि अगर मैंने उसको डायरेक्टली फाइल खोल रहा था तो ये यूआरएल बनता था jsp.js.jsp। इस बार पिछले पेज से जो वैल्यू मिली थी वो भी आपको ऊपर यूआरएल में डिस्प्ले हो रही है। तो अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा कि भाई ये वैल्यू जो डिस्प्ले हो रही हैं अगर मैं नहीं चाहता कि ये वैल्यू डिस्प्ले हो तो मैं कैसे रोकूंगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने फॉर्म बनाया था यहाँ पर एक्शन में तो आप वही रखिए जहां पर आपको जाना है, सिर्फ आप मेथड में दे दीजिए पोस्ट। तो अगर आप कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो गेट मानता है। गेट का मतलब है क्वेरी स्ट्रिंग में आपको ऊपर वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं। तो चलिए उस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से डालते हैं वैल्यू 555, नाम मैंने डाल दिया जॉन और कोर्स मैंने डाल दिया MCA। अब मैं करूंगा सबमिट। अब आप देखेंगे तो आपको ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग में वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो ये तरीका होता है हम मेथड जब अगर पोस्ट लगा दें। तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, पोस्ट गेट के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे ट्रांसफर होता है तो वो एक्शन के थ्रू होता है। कैसे करते हैं, हम अपने बटन को सबमिट बना लेते हैं। सबमिट बनाने पर जो हमने फॉर्म के एक्शन में दे रखा होता है हमारा कंट्रोल उस पेज पे चला जाता है। बात करते हैं कि अगर जो हमारा सेकंड पेज है जिसमें हमारा कंट्रोल है jsp1.jsp, इसके अंदर अगर मुझे सपोज पुराने वाले जो पेज की वैल्यूज हैं ये रोल नंबर नेम, ये वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पुराना जो पहला वाला कोड है वो मैं सारा हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोडिंग। तो जो हमारी वैल्यू है वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे पहली वाली वैल्यू रोल नंबर लेनी है किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं कैसे ले सकता हूँ उस वैल्यू को। देखो रोल नंबर में हो सकता है यूजर डाले 1 2 3 4 5, लेकिन मैं चाहूँ तो उसको स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे इंटीजर में चाहिए तो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करेंगे, बट अभी पहली बार हम उसको स्ट्रिंग में ले रहे हैं। तो मैंने लिखा एक वेरिएबल स्ट्रिंग रोल इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर उस पैरामीटर का नाम दे देते हैं जो हमारे कंट्रोल का नाम है जो कि है रोल नंबर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो रोल नंबर पास कर देता हूँ। इसके थ्रू क्या होगा, आपके रोल नंबर की वैल्यू जो मेरा कंट्रोल बना हुआ था पिछले पेज में रोल नंबर, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। अब उस वैल्यू का मैं कुछ भी करूं, हो सकता है मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी बना के उसको स्टोर कर दूं, हो सकता है मैं यहीं पर डिस्प्ले कर मैं करना चाहूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब मैं सारे कंट्रोल की वैल्यू निकालनी है तो मैं बाकी कंट्रोल भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। तो दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए सपोज n वेरिएबल में और तीसरी वैल्यू सपोज मुझे चाहिए c वेरिएबल में। दूसरी वैल्यू जो है उसका नाम है नेम और तीसरी वैल्यू जो है उसका नाम है कोर्स। तो ये देखिए मैंने तीनों वैल्यू ले ली। इसके अंदर मैं लेता हूँ रोल नंबर, इसके अंदर मैं लेता हूँ नेम और इसके अंदर मैं लेता हूँ कोर्स। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू सपोज मुझे डिस्प्ले करवानी है तो मैं कैसे करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा आउट डॉट प्रिंट एलन और मुझे कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे पहले मुझे करवानी है रोल नंबर प्लस रोल नंबर रोल, इस वेरिएबल से मतलब है मुझे, प्लस मुझे आगे भी कॉन्केटिनेट करनी है वैल्यू तो मैं कर सकता हूं। जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू प्लस अगली वैल्यू है मेरी नेम प्लस अगली वैल्यू क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कोर्स, और वो वैल्यू है मेरी किसके अंदर, सी के अंदर। इसी तरीके से ये वैल्यू भी नेम के अंदर नहीं है एन के अंदर है। तो जो मेरे लोकल वेरिएबल यहाँ पर हैं वही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, एन सी वो मैंने यहाँ पे कर दिए। तो अब क्या कोडिंग हुई होगी मेरी, क्या हुआ है मेरा काम, पिछले पेज से जो मुझे डेटा मिला वो मैंने निकाला और जस्ट प्रिंट कर दिया। यानी जेएसपी पेज पे अब आपका पुराना वाला डेटा प्रिंट हो जाएगा। ये हमारी कोडिंग हो चुकी है। तो अब आपको इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम है रिक्वेस्ट। ये क्या होता है, ये आपका इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट होता है जेएसपी के अंदर। अगर आपको पुराने किसी पेज से रिक्वेस्ट हिट होकर आ रही है तो उसके थ्रू आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो रिक्वेस्ट एक इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट होता है। टोटल आपके पास के अंदर टोटल 9 इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। अभी हमने करा है रिक्वेस्ट और एक और करा है हमने आउट, आउट डॉट प्रिंट पढ़ा था ना, तो ये दो इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं। इस तरीके से ये टोटल 9 इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टोटल ये 9 होते हैं। तो मैं सारे आपको बता दूंगा
और नोट्स में भी आपको दे दूंगा कि कौन कौन से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। इसको मुझे आपको चला के दिखाना है, वो मैं चला के दिखा दूंगा। मैं इसको कर लेता हूँ सेव और इस पेज को कर रहा हूँ मैं क्लोज। और अब आप देखिए हम वापस पिछले पेज पे चलते हैं क्योंकि मुझे दोबारा से जाना है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर में डाल दिया 9876, नेम में डाल दिया जॉन और कोर्स में डाल दिया मैंने यहाँ पर MCA। अब मैं कर रहा हूँ सबमिट। तो अब आप देखोगे कि वो वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। कोर्स में नल क्यों मिला, एक बार देख लेते हैं। कोर्स की वैल्यू आपको नल मिली है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं नाम में गलती कर दी। ये गेट पैरामीटर कोर्स है और हमने अपने सेलेक्ट जब बनाया था इस पेज में तो हमने उसका नाम नहीं रखा, तो हमें यहाँ पर नेम रखना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब हम नाम रखते हैं कंट्रोल में HTML के पेज के अंदर तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सेलेक्ट वाली प्रॉपर्टी को मुझे उसके नेम से ही पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लग दिया नेम। अब वापस चलते हैं, फिर से उस पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब आप देखोगे तो आपका रोल नंबर 3456, नेम अनिल, कोर्स है आपका BCA और मैं कर रहा हूं सबमिट। तो अब आप देखोगे कि तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अब उन वैल्यू का आप किसी भी तरीके से यूज करना चाहो आप कर सकते हो। आप उसको टेबल में डिस्प्ले कराना चाहो कर सकते हो, आप डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहे कर सकते हो। तो आपने सीखा क्या कि HTML पेज से आप वैल्यू JSP पेज में किस तरीके से ले जाते हो। अब ये जो पेज हमने HTML का बनाया था, हो सकता है ये पेज भी JSP का हम बना लेते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। एज इट इज हम JSP का पेज बना सकते थे। तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में मैंने डिस्कशन किया कि हाउ वी कैन क्रिएट HTML फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द HTML टैग and how we can get the values with the help of the parameter using get parameter function, and we will call the function get parameter with the implicit object that is request. So हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि जब इंटीजर मेरा जो वैल्यू थी वो थी मेरी जो रोल नंबर था वो थी मेरी इंटीजर वैल्यू, तो मैंने उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर क्यों किया। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको इंट में भी स्टोर कर सकता हूं, बट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में देता है। तो मुझे फिर इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर और इसके दूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये मैंने इसके बाहर लिख दिया और इसको कर लिया ब्रैकेट के अंदर बंद। तो सोचिए उसने तो मुझे दिया था स्ट्रिंग में, बट मैंने उसको टाइप कास्ट कर लिया इंटीजर के अंदर और वो फिर वैल्यू आ गई रोल नंबर के अंदर। तो अब मैं इसको एज ए रोल नंबर में भी एज इट इज यहाँ पर अपेंड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे मैं इंटीजर वाले फंक्शन चला पाऊंगा, जैसे रोल नंबर में सपोज प्लस करना है, कुछ भी करना है मुझे, उससे पहले मैं उसको एज ए स्ट्रिंग ही मैं उसको ले सकता था। तो ये होता है तरीका स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में टाइप कास्ट करने का। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने बात की आपसे कि हम HTML के थ्रू हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के थ्रू हम इस पेज में गए और वहां पर वो वैल्यू मैंने गेट की, उन वैल्यूज को मैंने प्रिंट करके दिखाया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैल्यूज हमारी आई थी रोल नंबर, नेम और कोर्स, इनको हम किस तरीके से डेटाबेस के साथ डीलिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनानी है तो मैं JSP में किस तरीके से बनाऊंगा और उन वैल्यूज को मैं किस तरीके से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर करवाऊंगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई होप कि जो मैंने अभी तक कराया ये आपको समझ आ गया होगा और आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और कोई क्वेरी है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो।